आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको रॉबर्ट क्लाइव, उसके जीवन परिचय, उसके कार्य और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, तो समस्त बंगाल के गवर्नरों को भी इस क्लास में क्रम से समझेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, इसका समय 1725 से लेकर के 1774 ईस्वी तक है। जन्म 1725 में इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 1774 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुई। अब यहाँ से जन्म मृत्यु से प्रश्न सिर्फ एक बनता है, जन्म से नहीं वह भी मृत्यु से, कि कौन सा बंगाल का गवर्नर है जिसने आत्महत्या कर ली। तो यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव वो गवर्नर है जो आत्महत्या करता है। तो यहां से ये प्रश्न बनता है। रॉबर्ट क्लाइव का अध्ययन करने के लिए हम इसके जीवन परिचय पर कार्य करेंगे। जब वो बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, पहला गवर्नर बनाया जाता है, तो उसके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए, इनका अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के व्यक्तित्व का कैसे मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन को भी दो दृष्टिकोणों से करेंगे। पहला, अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से करेंगे कि कैसे उसके व्यक्तित्व का, उसके प्रतिभा का क्या लाभ पहुँचता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि भारतीय संदर्भ से कैसे उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सकता है, कैसे नुकसान होता है। तो दोनों दृष्टियों से हम देखेंगे। तो जहाँ तक जीवन परिचय का प्रश्न है, जन्म मृत्यु दो बातें हैं, और इसके बाद 1744 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क काम करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर जब वो आया तो अंग्रेज़ फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था, और इस अंग्रेज़ फ्रांसीसी संघर्ष में वह एक सैनिक के रूप में भर्ती हो जाता है। यह उसके जीवन का यू टर्न था। एक सामान्य नागरिक सेवा से सैनिक सेवा में वह आ जाता है, और सैनिक सेवा में आते ही उसने एक बहुत बड़ा कार्य किया। अर्काट का घेरा उसने डाला अपने नेतृत्व में 1751 ईस्वी में, और इसने अर्काट के घेरे ने आंग्ल मैसूर युद्ध की दिशा ही बदल दी। और इसके बाद वो 1753 ईस्वी में इंग्लैंड चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद 1756 ईस्वी में कर्नल बन करके भारत वापस आता है, और सेंट डेविड दुर्ग, इम्पॉर्टेंट है, सेंट डेविड दुर्ग का वो हेड बनता है, प्रशासक बनाया जाता है। सेंट डेविड दुर्ग कहाँ पर है? ये कुड्डालोर में है। कुड्डालोर जो मद्रास के समीप है। और यहीं से वो अपने आगे की पड़ाव के लिए तैयार होता है। वह कुड्डालोर में हेड है। उसी समय बंगाल में घटनाएं घट रही हैं, अलीनगर की संधि हुई है, और समर्पण हो चुका है फोर्ट विलियम का। ऐसे समय में मद्रास से सेना बंगाल भेजी जाती है, और इसका जो नेतृत्व करते हैं एक तो वाटसन और क्लाइव। ये भी एक बड़ा अवसर था रॉबर्ट क्लाइव के लिए। और वहाँ पर क्लाइव, वाटसन, क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। और यहीं से रॉबर्ट क्लाइव का जो जीवन है उसके सामने एक नया अवसर आता है। उसकी सफलता पर उसे बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है 1757 से 60 ईस्वी के मध्य।
और इस गवर्नर के काल में आगे जो भी उसके कार्य हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगस्त 1757 में कलकत्ता में पहली टकसाल स्थापित की गई उसके समय में। तो ये प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसके बाद ये जो 1760 में वो इंग्लैंड फिर से चला जाता है और उसके स्थान पर जे हॉलवेल अंतरिम गवर्नर बनते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि अंतरिम गवर्नर कौन बना। जे हॉलवेल है। यही जे हॉलवेल हैं जिन्होंने ब्लैक होल घटना का उल्लेख किया है। उसके बाद जे हॉलवेल के बाद वेंसिटार्ट गवर्नर बनते हैं और वेंसिटार्ट गवर्नर जब बने, इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये जो बीच के पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं इनका क्लाइव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतिहास को एक क्रम से ही अध्ययन किया जा सकता है। ये जो गैप है ये आपको थोड़ा समझना है, इसलिए बीच में लिख दिया है हमने। इसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज विजय हो जाते हैं, तो फिर ये मंथन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में कि रॉबर्ट क्लाइव चूंकि अनुभवी व्यक्ति है इसलिए उसे फिर से बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा जाता है। और ये दूसरा कार्यकाल है रॉबर्ट क्लाइव का, और इस कार्यकाल में वो 65 से 67 तक रहता है। लेकिन इस काल में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसको समझना है। उसने इलाहाबाद की संधि किया बक्सर के युद्ध के बाद। बहुत विचार विमर्श के बाद सोच समझ करके उसने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संधि की और 15 अगस्त 1765 को अवध के नवाब से संधि की। मुगल बादशाह से जो संधि किया क्लाइव ने, उसमें एक सुविधा ले ली कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उसने प्राप्त कर लिया और इसके एवज में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रदान किया। जब दीवानी के अधिकार ले लिए, दीवानी का अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार, लगाने का अधिकार, कानूनी जो अधिकार हैं दीवानी से संबंध में, वो सब प्राप्त हो जाते हैं। और इसी के बाद अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देते हैं। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ अब दीवानी के अधिकार अंग्रेज के पास में है और जो पुलिस के कार्य हैं, सैनिक कार्य हैं, फौजदारी कार्य हैं, जिनको हम निज़ामत के कार्य कहते हैं, वो बंगाल के नवाब के पास हैं। एक राज्य दो शासन करने वाले, अंग्रेज और बंगाल के नवाब। तो ये द्वैध शासन लागू हो जाता है 1765 ईस्वी में, जो कि बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लाइव ने और कार्य क्या किया कि उसने निजी व्यापार बंद कर दिया। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो निजी व्यापार करने लगे थे और जो विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी, दस्तक वगैरह, उनका दुरुपयोग करने लगे थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक हालत बहुत खराब होती जा रही थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इस पर रोक लगाया और उसने आंतरिक रूप से सभी को कर देना अनिवार्य कर दिया। इस हानि से बचाने के लिए उसने जो अधिकारीगण हैं, जो व्यापारीगण हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको लाभ देने के लिए एक व्यापार समिति का गठन किया 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में जो व्यापार समिति क्लाइव ने बनाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि व्यापार समिति का गठन कब हुआ? 1765 में। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपको नोट करना है कि इस व्यापार समिति के माध्यम से तंबाकू का व्यापार, सुपारी का व्यापार और नमक का व्यापार, इन पर एकाधिकार हो जाता है इस व्यापार समिति का, और इसका लाभ जो है अंग्रेज अधिकारियों को प्राप्त होता है। तो व्यापार समिति रॉबर्ट क्लाइव के समय में बनी, 1765 में बनी। किन किन वस्तुओं पर एकाधिकार था? तंबाकू, सुपारी और नमक, ये आपको याद करना है। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने उपहार लेना बंद कर दिया।
जैसे एक परंपरा चली आ रही थी कि उपहार लेने की घूस के रूप में भ्रष्टाचार पनप रहा था, उसने बंद कर दिया। एक और घटना घटी थी श्वेत विद्रोह की, जो भी एक व्यवस्था लागू की गई थी बंगाल में संघर्ष चल रहा था, महत्वपूर्ण था। जो सैनिक थे उनको दोहरा भत्ता प्राप्त होता था, लेकिन क्लाइव ने क्या किया कि ये दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया कि जो बंगाल में है, बिहार में है, उनको दोहरा भत्ता प्राप्त नहीं होगा। जो बंगाल बिहार से बाहर जाएंगे सैनिक, उनको दोहरा भत्ता प्राप्त होगा। इसको लेकर के मुंगेर में और इलाहाबाद में जो अंग्रेज सैनिक हैं, यूरोपीय सैनिक हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया। श्वेत, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हाइट म्यूटिनी श्वेत। तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में है। पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ है। कहाँ हुआ था? मुंगेर इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ? 1766 ईस्वी में हुआ। तो ये प्रमुख बातें हैं जो रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में समझना है। जहाँ तक इसके व्यक्तित्व की मूल्यांकन का प्रश्न है, तो अगर अंग्रेजी दृष्टिकोण से हम देखें, जो इसका मूल्यांकन है, अगर इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से देखें, तो रॉबर्ट क्लाइव एक देशभक्त व्यक्ति था और वो बहुत चतुर राजनीतिज्ञ था। इसका लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। उसमें सैनिक प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी दृढ़ता, उसका धैर्य, उसका पराक्रम, ये काबिले तारीफ था। एक तो उसके ये व्यक्तित्व का पक्ष है। एक इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइव ने ही वास्तव में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी, और बर्क ने ये कहा, नाम नोट कर लेंगे, कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला है। प्रशंसा में कहा कि बड़ी बड़ी नींव रख देता है, आगे इसी पर आपका अंग्रेजी साम्राज्य विकसित होता है। लॉर्ड मैकाले ये भी कहते हैं, ये भी इंग्लिश मैन हैं, ये कहते हैं कि हमारे टापू में, टापू का मतलब इंग्लैंड, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, एक द्वीपीय देश है इंग्लैंड, हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में क्लाइव की बराबरी कर पाता हो। तो ये दो स्टेटमेंट मैकाले कहते हैं कि टापू में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ इंग्लैंड में जो इसकी बराबरी कर सकता है। तो ये तो एक पक्ष हुआ इसके व्यक्तित्व का। लेकिन दूसरी दृष्टि से आप देखें तो, अगर भारतीय नजरिए से देखें तो ये एक धोखेबाज व्यक्ति था, षड्यंत्र करने में बहुत माहिर था, झूठ बोलना इसके व्यक्तित्व में समाया हुआ था, धन का लालची था, पद का लालची था। एक घटना के माध्यम से आप इसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। जब फोर्ट विलियम पर अधिकार की बात थी, तो उस समय सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में अमी चंद्र को नियुक्त किया। मानिक चंद, दो नाम आप याद रखेंगे, मानिक चंद और अमी चंद। उसने जो बाद में अमी चंद के साथ समझौता किया क्लाइव ने, उसने दो अपने संधि पत्र बनाए समझौते वार्ता के माध्यम से, और झूठे सिग्नेचर के माध्यम से धोखा दिया था अधिकारियों को, ये सिराजुद्दौला के अधिकारियों को। तो ये इसके व्यक्तित्व के षड्यंत्रकारी स्वरूप को, झूठ वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसने जो वैध शासन के माध्यम से एक प्रकार की संगठित लूट शुरू की, राजस्व की लूट शुरू की, उसके आधार पर एक बड़ी इतिहासकार हैं हमारे यहाँ, सरदार के.एम. पन्नीकर। उन्होंने कहा कि 1765 में जो ये लूट शुरू हुई और ये द्वैध शासन 1772 ईस्वी तक चलता है, 1772 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में समाप्त होता है। उन्होंने कहा 65 से 72 तक जो ये शुरू हुआ है, ये वास्तव में एक प्रकार से डाकुओं का राज्य था। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, डाकुओं का राज्य 1765 से 72 ईस्वी के मध्य किसने कहा? के.एम. पन्नीकर ने कहा। विलियम बोट्स एक
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने भी द्वैध शासन के बाद की जो स्थितियां बनती हैं, राजस्व बहुत बढ़ा दिया जाता है, किसानों की जो परेशानियां हैं उसका उल्लेख करते हैं। विलियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी हैं, वो कहते हैं किसान इतने परेशान हो जाते हैं थे कि कभी कभी अपने बच्चों को बेच देते थे, परेशान होकर के अपना घर बार खेत खलिहान छोड़ देते थे। तो इस प्रकार की बात है। तो इसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप अगर अंग्रेजी दृष्टिकोण से देखेंगे तो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए बड़ा लाभदायी हुआ, लेकिन इसके कार्यों से जो भारत में है भारतीय लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्तित्व था। भारत में अगर किसी ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी आरंभ में तो वह क्लाइव था, ये कहा जा सकता है। और इसको आप प्लासी के युद्ध के माध्यम से समझ सकते हैं कैसे अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में है कि उनका जीवन, मृत्यु, उनके कार्य और उनका कैसे मूल्यांकन करेंगे, ये एक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये आपको अध्ययन करना है। यहाँ पर वनडे एग्जाम्स के लिए थोड़ी सी बातें और करना आवश्यक है। जैसे आपने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, तो बंगाल का जो गवर्नर है वो पहला तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जब रॉबर्ट क्लाइव गया तो कौन बना, इसका एक क्रम आप याद कर लीजिए। इसी टॉपिक में जे हालवेल बना। और जे हालवेल कैसा था, अंतरिम था, ये परमानेंट नहीं था। इसके बाद कौन बनता है, वेंसिटार्ट बनता है। इसके समय की मुख्य बात क्या है, बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद जो बनते हैं उनका नाम है विरेलस्ट। और इनके समय में जो पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण था। पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ, तो विरेलस्ट के समय में हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की, अलग से इसकी चर्चा करेंगे, हैदर अली को बहुत बढ़त मिलती है, मद्रास संधि के माध्यम से समाप्त होता है। इसके बाद जो गवर्नर बनते हैं वो है कार्टियर, कोई खास काम इनके समय में नहीं है। और उसके बाद जो बनते हैं वो है आपके वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का जो समय है गवर्नर के रूप में 1772 से लेकर के 74 ईस्वी। 74 के बाद फिर ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, तो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप बंगाल के गवर्नर के रूप में देखें तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर के 60, जे हालवेल 1760 में, वेंसिटार्ट, वेरेलस्ट आपके हैं 1767 से लेकर के 69 तक हो जाते हैं। और उसके बाद कार्टियर आपके आ जाते हैं 69 से लेकर के 72 तक हो जाते हैं और 72 से 74 तक हो जाते हैं। तो सभी विद्यार्थीगण ये बंगाल के गवर्नर लिखेंगे, बंगाल की सारी गवर्नर, उनके कार्य इसी में कवर हो जाता है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही आगे आप अध्ययन करेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यानी पहली बार ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करती है और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भी वारेन हेस्टिंग्स ही होंगे। तो गवर्नर जनरल के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अलग से हम अध्ययन करेंगे।